जय श्री राम दोस्तों। ये आज मैं वीडियो एक पर्सन कुंडली के ऊपर बना रहा हूँ। ये एक जातक का क्वेश्चन है। क्या जो मेरा मैरिज का प्रपोजल मैं किसी गर्ल को जिसको मैं जानता हूँ कुछ दिनों से उसको देना चाहता हूँ, क्या वो क्या एक्सेप्ट कर लेगी? यानी कि वो जातक चाहता है कि जो वो शादी के लिए वो लड़की से पूछना चाहता है वो उसको हाँ में आंसर क्या बोल देगी, क्योंकि जातक पहले से डाइवोर्सी है और लड़की की ये फर्स्ट मैरिज होगी। एक जातक ने क्वेश्चन पूछा है, तो विल गर्ल एक्सेप्ट माई मैरिज प्रपोजल एज आई एम ऑलरेडी डाइवोर्स। ये क्वेश्चन पूछकर उसने ये जानने की कोशिश की क्या उसकी आउटकम रह सकती है। तो क्वेश्चन की आउटकम के अनुसार अगर हमने देखा, यहाँ पर चार मेथड्स लिखे हुए हैं। पर्सन कुंडली जो वैदिक के रूप में, ताजिक पर्सन कुंडली जो एक अलग टेक्निक है, भृगुनंदी नाड़ी पर्सन कुंडली टोटली अलग टेक्निक है, जमाकोल पर्सन कुंडली, इन सब के बारे में मैं कंसेप्ट यूज करते हुए आपको ये आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जो भी जातक पर्सन कुंडली उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे सीखना चाहते हैं वो दिए हुए नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर वो यही चार टेक्निक को लगा के पर्सन कुंडली को कैसे देख सकते हैं उसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 8 नंबर का लगन उदित हुआ है। 8 नंबर का जब लगन उदित होता है तो कहीं ना कहीं एक ये ट्रांसफॉर्मेशन या दुख के भाव के साथ उदित होता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो लगन किस नक्षत्र में उदित हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 नंबर का लगन उदित हुआ, कुछ ना कुछ विडन हो सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या कुछ दुख हो सकता है। प्रपोजल से रिलेटेड यस और नो में है तो ज्यादातर इसका क्वेश्चन आपको नेगेटिव की तरफ दिखते हुए दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि जो लगन उदित हुआ है उसका नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन जब उदित हुआ तो अनुराधा नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है। जो वो क्वेश्चन में शनि वक्री है, रेट्रोगेट है, थर्ड हाउस में है, दोस्त के हाउस में ही है, जहां से हमारी रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन को देखा जाता है वो रेट्रोगेट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। वैदिक प्रश्न कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा जो प्लेसमेंट ऑफ मून की हो सकती है, मून किस डिग्री पर बैठा है उसके बारे में हो सकती है। मून जो है वो इस कुंडली में 21 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है, और 21 डिग्री के आसपास के जो प्लेनेट हैं वो राहु केतु हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं, यानी द्विधा को इंडिकेट करते हैं। अगर हम ये भी देखें कि चंद्रमा जो मन का कारक है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है पूर्वा फाल्गुनी में। पूर्वला पूर्वा फाल्गुनी का जो स्वामी है वो शुक्र है, और कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शुक्र वो नवम भाव में बैठा है। यानी जातक का क्वेश्चन शुक्र से पूछने का तरीका बिल्कुल ठीक है, उसके मन में द्विधा भी है। तो लेकिन इसकी आउटकम के लिए अब हम क्या उसको बताएं। आउटकम के लिए जब बताने की बात करेंगे तो ये शीर्षोषध राशि में आता है, यानी जो राशि सिर के हिसाब से उदित होती हैं। तो एक पॉजिटिव आउटकम आंसर आने की तो इसमें हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि शीर्षोदय राशि के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो आंसर पॉजिटिव हो सकता है या होता है। तो यहाँ पर मंगल जो एक मेलेफिक प्लैनेट है वो लगन को देख रहा है, लेकिन वो 8 नंबर की राशि वो खुद यहाँ पर मेलेफिक रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि उसका स्वामी उसको खुद देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डाउट तब आता है जब गुरु वक्री होने की वजह से कंटिन्यूअसली अपनी नाइन्थ एस्पेक्ट को जो देना चाहता है असेंडेंट को या क्वेश्चनर को ब्लेस करना चाहता है, यहाँ पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन बनाई हुई है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, यही जो चीज हमने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगाई है,
ये आंसर एक डिफिकल्टी को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को या फर्स्ट अटेम्प्ट में कहे वो जातक अगर उससे पूछेगा तो आंसर नो में ही आएगा। ये यहाँ पर हम वैदिक पर्सन कुंडली के हिसाब से कह सकते हैं। और इसका कहने का कारण ये है क्योंकि जब वैदिक कुंडली बनाई जाती है तो उसके अंदर जो लग्नेश है वो नवांश में कहाँ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्नेश यहाँ पर नवांश में नवम भाव में तो गया, लेकिन राहु केतु एक्सेस में है। मून और जुपिटर जो नवांश कुंडली में थर्ड हाउस में है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को ये ब्रेक दिखा रहा है और रिचुअल्स को ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नवम भाव वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां राहु केतु का होने की वजह से विवाह होते हुए नहीं लग रहा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि यहाँ पर ताजिक प्रश्न कुंडली क्या है, क्योंकि ताजिक के पूरे रूल नहीं बता रहा हूँ। ताजिक में लग्नेश और कार्येश में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन या जितना अच्छा रिलेशन होगा वो पॉजिटिव आउटकम आ सकती है। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो नेगेटिव आउटकम आ सकती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी है, लग्नेश और कार्येश में से जो भी धीमी गति का ग्रह हो वो अगर आगे हो और तीव्र गति का ग्रह जो पीछे हो तो रिजल्ट के पॉजिटिव आने की संभावना होती है। यहाँ पर जो लग्नेश है वो मंगल है और कार्येश जो है सप्तम भाव का स्वामी बना यानी शुक्र है। शुक्र तीव्र ग्रह, तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है कंपेयर टू मंगल, और मंगल धीमी गति का ग्रह है कंपेयर टू शुक्र। क्योंकि मंगल ग्रह पीछे रह गया और शुक्र आगे निकल गया, तो ये आंसर का पॉजिटिव आउटकम यहाँ ताजिक प्रश्न कुंडली से होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये अलग बात है, दोनों ग्रहों की आपस में 3-11 की दृष्टि है, लेकिन क्योंकि इनका जो प्लैनेट्स का दीप्तांश जो होता है या इन पे जो एक बेनिफिक एस्पेक्ट आने की जो उम्मीद रहती है वो यहाँ पर नहीं हो रही। इस वजह से ये इनिशियली आंसर आप इसको नो ही मान के चलें। दो बातें हो गई, प्रश्न कुंडली वैदिक के तरीके से भी, ताजिक के भी। अब आते हैं भृगुनंदी नाड़ी की प्रश्न कुंडली के हिसाब से। भृगुनंदी नाड़ी में जब क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम पे होरा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होरा का है। अगर होरा लॉर्ड का संबंध अगर प्रश्न के कारक से बन जाए तो प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से उचित माना जाता है। यहाँ पर मंगल का हो रहा है, तो मंगल के हो रहा, क्योंकि मंगल उसका होरा लॉर्ड बन रहा है और मंगल शुक्र की राशि में ही है, लेकिन मंगल का शुक्र से 3-11 का रिलेशन है। तो क्वेश्चन तो जेन्युइन है बट इसको सपोर्ट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि शुक्र के ऊपर तो गुरु की वक्र दृष्टि है। और अगर वैदिक के हिसाब से, जो मैं आपको एक बात कहने पहले भूल गया, क्योंकि जब ये क्वेश्चन बना तो उसमें शुक्र की महादशा में गुरु का ही अंतर चल रहा था। शुक्र यहाँ पर सेकंड हाउस नासिक, शुक्र यहाँ पर 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि का जो स्वामी है, 7 और 12 के अंदर साथ साथ सप्तम भाव का और 12वें घर का स्वामी है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मैरिज को एक्टिवेट करने के लिए। और नाय शुक्र नवम भाव में बैठा है तो रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। गुरु का अंतर है, गुरु ऊपर से 9वें और 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन क्योंकि इस कुंडली में गुलिका और मांडी सेकंड हाउस में है तो परिवार के अंदर जो पर्सन का एडिशन है वो इतने आसानी से होते हुए दिखाई नहीं देगा। और गुरु और शुक्र में अगर यही संबंध रहता 5-9 का, परंतु गुरु वक्री नहीं होता, तो रिजल्ट अच्छा आते हुए दिखता। और मैंने एक और चीज देखा है, गुरु और शुक्र के बीच में जब भी महादशा चल रही होती है तो इवेंट में यस और नो के कई इवेंट्स हो सकते हैं। चलिए, इसी चीज को हमने भृगुनंदी नाड़ी से करने की कोशिश की कि होरा मंगल बना, उसका शुक्र से 50% का संबंध है, लेकिन मंगल शुक्र की राशि में बैठा है तो उसको अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 50% का ही सपोर्ट है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टि वैदिक की दृष्टियों से अलग होती है। और अगर गुरु यहाँ पर वक्री नहीं होता, क्योंकि गुरु वक्री जब होगा
तो और शनि भी यहाँ पर वक्री है, तो शनि के ऊपर सीधा शुक्र की दृष्टि आ रही है, यानी शनि जब भी अगर शुक्र पे दृष्टि डालेगा तो वो डिले विलंब देगा। तो इस लड़की को अगर ये जानता भी है और उनको प्रपोज भी करना चाहता है, तो यहाँ पर प्रपोज करने के हिसाब से कर तो सकता है, लेकिन जातिका जो है वो ना में आंसर देती हुई हमको दिखाई दे रही है, और यही जातक को कन्वे किया गया। लेकिन अगर उसके कुछ समय बाद जातिका की कहीं उसकी कुंडली तो नहीं थी, अगर शादी नहीं होती है, जातक दोबारा ट्राई करता है, तो उस टाइम पे क्योंकि शनि वहां पे तीसरे भाव में है, वक्री है, तो मल्टीपल एफर्ट्स को भी दिखाता है। तो जब भी शनि और शुक्र की दृष्टि आपस में बढ़ जाएगी वैदिक के हिसाब से भी, तो शनि और शुक्र हमेशा शादी अवश्य कराएंगे, 100% मैरिज देंगे, लेकिन वो डिलेड मैरिज देंगे पर्सनल कुंडली के हिसाब से। तो यानी हो सकता है अगर वो इसी लड़की में इंटरेस्टेड हो तो वो अभी ना हो और कुछ समय बाद फिर शादी हो जाए, या कोई और लड़की से शादी हो जाए। तो यहाँ पर शादी की इवेंट तो इंश्योर होती है, लेकिन उसी लड़की से प्रेजेंट क्वेश्चन के हिसाब से अभी नो में ही है। क्योंकि प्रश्न कुंडली का एक और नियम है कि तकरीबन जो क्वेश्चन है वो 1 साल तक वैलिड रहता है। अब आते हैं जमाकोल पर्सन टेक्निक पे, क्योंकि मैं ये जब पहले 4 स्टेप्स अगर फॉलो कर लिए हैं, प्रश्न कुंडली के, ताजिक के और भृगुनंदी नाड़ी के, तो उसको रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं अक्सर जामाकोल पर्सन टेक्निक का यूज करता हूँ। या पहले अगर मैंने कोई उत्तर जामाकोल टेक्निक से दिया है, तो उसके बाद मैं इसको वैदिक और ताजिक और भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशन से वेरीफाई करना पसंद करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल अपना वेरिफिकेशन का मेथड है। तो जमाकोल टेक्निक में हम लोग 4 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट मानते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे जो उद्यम लगन है वो बनना चाहिए, क्योंकि उद्यम लगन जो है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर को बताएगा। आरूढ़ा लगन जो है वो हमारा जो बताएगा थॉट्स को, हमारे थॉट्स कहाँ हैं, और उसका पास्ट इवेंट्स को बताएगा। उसके बाद जो हम सूर्य विधि और कविपु को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। सूर्य विधि कविपु को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कविपु जहाँ रहेगा, अगर क्वेश्चन क्लियर कट पूछा गया है तो कविपु उसकी जो आंसर को छुपाए हुए होता है, या आंसर को हम उसको डायरेक्टली यस और नो में बताने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या वो बताता है। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है या क्वेश्चन हिडन है, तब कभी भी कई बार अक्सर देखा गया है वो क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंट करता है। परंतु इस केस में क्वेश्चन क्लियर कट है, और उद्यम लगन है, तो उद्यम लगन 11 का बना, 11 नंबर का राशि का स्वामी हमने यहाँ पर नोट कर लिया, जो कि शनि बनता है। आरूढ़ा लगन जो कि थॉट और माइंड को बताता है, वो मरकरी है। मरकरी ही वहां पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर आके कविपु साथ बैठ गया। जब भी कभी मरकरी के साथ होगा तो दोस्त या जो प्रपोजल है कम्युनिकेशन का, उसको वो काटेगा, उसको ब्लॉक करेगा, क्योंकि वो अष्टम भाव की एनर्जी को भी लिए हुए है। और यहाँ पर जो सूर्य जो जामा प्लेनेट है, जो आउटर प्लेनेट हम यहाँ अरेंज करते हैं, क्योंकि दिन में 8 जामा होते हैं, उनके हिसाब से कविपु के ऊपर सूर्य आ गया, तो ये हो सकता है जातक को इतना अच्छा रिजल्ट ना दे, और उसकी रेपुटेशन को भी थोड़ा सा डाउन करे। इसीलिए इस लड़की को अगर प्रपोजल वहां दूसरी तरफ से नहीं आता, जातक, क्योंकि ये सेकंड मैरिज है, तो ये जातक को या तो अवॉइड करना चाहिए, या उसको ये मान के चलना चाहिए कि इसका आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि देखिए वहां पे जामा प्लेनेट मरकरी भी राहु के ऊपर आया है, और मरकरी और राहु, और इधर मरकरी और कविपु आया है। तो दोनों केसेस में ये रिलेशनशिप को या कम्युनिकेशन को पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है इसके हिसाब से। एक और लास्ट बात, जो हमने उद्यम लगन बनाया, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर को बताता है, वो 11 नंबर की राशि है, और उसका स्वामी जो बना वो शनि बना, और शनि वापिस 12th हाउस में चला गया, शनि के ऊपर चला गया, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स को भी दिखाता है। हाँ, ये जरूर है कि 6th हाउस में जो ये उद्यम लगन बना, इसका 6th हाउस में शुक्र है और उसके ऊपर मार्स है, देर इज अट्रैक्शन, क्योंकि मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन हमेशा अट्रैक्शन की तरफ दिखाता है। लेकिन ओवरऑल रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए 9th हाउस के ऊपर पॉजिटिव
रोल एक्सपेक्ट चाहिए। यहाँ पर वो स्नेक जो कि राहु और केतु की एनर्जी लेके आया हुआ है ये उद्यम लगन के अंदर, तो ये आंसर यहाँ पर भी नेगेटिव दिखाता है। तो दोस्तों, मैंने कई तरीके से आपको प्रश्न कुंडली, जो मैं जातकों को सिखाता भी हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, खुद भी नई नई टेक्निक लर्न करता हूँ, और मुझे जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको शेयर करता हूँ। अगर इसी तरीके से आप प्रश्न कुंडली की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उन्नति एस्ट्रो वाला से जुड़ना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या ईमेल भी unnati@gmail.com लिख सकते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में से सर्कुलेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा आप लोगों का पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा उतना ही ये इस चीज़ को आगे बढ़ाने के